बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। बिहार की स्थिति उस समय ऐसी थी कि मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ और बेगूसराय में पकड़ के शादियां होती थी और धड़ल्ले से होती थी। और उस समय आईआईटी में था तो पिताजी कहते थे बड़े एलिजिबल बैचलर हो, बहुत सारे रिश्ते भी आते थे, तो बिल्कुल कॉलेज से आना ही मना हो गया। और जो लगन का समय होता है उस समय कहते थे तो तुमको भूल जाना कि तुम बिहार के हो, वहीं रहो। विकास वैभव को क्या अब कभी फील होता है कि सिविल सर्विसेज हो गया, यहाँ भी बाउंड्रीज हैं, मुझे पॉलिटिक्स की तरफ अब रुख करना चाहिए? सिंपल मेरे सोच है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की भूमि तुम्हें कुछ और भी। भोपाल गए तो कुछ लोगों ने बिहारी बोलना शुरू किया, जो लोग बाहर के थे। इनिशियली तो ऐसा नहीं लगा बिहार के हैं तो भाई बिहारी ही बोलेंगे ना, बट कुछ दिनों बाद ऐसा लगने लगा कि जो बिहारी बोलने की मंशा है अच्छी नहीं है। तभी एक बच्चे के मन में वो भावना जगी, कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो पहले तो मैंने कहा जो बच्चे मुझे आज बिहारी बोल रहे हैं इनको ऐसा पढ़ के दिखाऊंगा कि मैं क्लास में टॉप करूंगा और इनको समझ में आ जाएगा जिस बिहारी को जिस रूप में ये देखते हैं उससे अलग है। तो आईआईटी की तैयारी शुरू की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। पिताजी दिल्ली में पोस्टेड हो गए और आईआईटी का एग्जाम मैंने दिया था 97 में। उस साल कुछ ऐसी अद्भुत घटना घटी कि एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, लौट के आए, आराम से सोए, सुबह उठे तो पता चला पेपर लीक हो गया। किसी ने कभी सुना नहीं था, सोचा नहीं था कि आईआईटी जेईई के पेपर लीक होंगे। और लीक कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था। तो दैट वाज द शॉक ऑफ माय लाइफ। पूरी तैयारी करके मैंने अपनी डायरी में लिखा था, अ बैटल व्हिच वाज वंस सो वेल इज येट टू बी वन। जो युद्ध जीत चुके थे उसको फिर से जीतना है, तो क्या है। कहते हैं अतीत में बार बार झांकने से वर्तमान नहीं बदलता। बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, ये हम आप सब जानते हैं, लेकिन उस गौरवशाली इतिहास के बलबूते कितने दिन चलेगा, वर्तमान की क्या स्थिति है, ये सब देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस गौरवशाली इतिहास को बचाने, उसे प्रिजर्व करने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं अपने स्तर पर। उन्हीं में से कुछ लोग हैं और एक हमारे साथ ही अभी बैठे हैं बिहार में गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव जी। उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले विकास वैभव सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। शुरुआत वहीं से करते हैं, जब हम भी बाहर निकले बिहार से और बिहार के बारे में जब भी कोई ओछी बात कर देता था तो हम वही गौरवशाली इतिहास का सहारा लेते थे, नालंदा और तमाम चीजें। लेकिन कभी कभी लगता है कि उस गौरवशाली इतिहास के बलबूते कितना दिन चलेगा, वर्तमान को वैसा ही बनाना है और उस काम में आप जुटे भी हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार उसी का एक हिस्सा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले देखिए, बचपन से ही मैं बड़ा ही आशावादी रहा हूँ और चुनौतियां मुझे बहुत पसंद है। आई लव चैलेंजेस। छोटा था तब से छोटे छोटे चैलेंजेस थे, जैसे क्लास में फर्स्ट आना अच्छा लगता था, उसके लिए पूरी मेहनत करते। उस समय जब बिहार को देखता था तो नेचुरली सोचता था उस तरह से, तो वर्तमान को देखता तो सोचता पहले कैसा था। हिस्ट्री ने मुझे बहुत प्रेरित किया, हिस्ट्री ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और जब घूमना शुरू हुआ छोटे बच्चे से ही, तो पहली बार नालंदा गया था। तो नालंदा जाकर जब मैंने देखा तो उस समय मैंने देखा कि पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे और पढ़ने आते तो उस समय टूरिस्ट गाइड बता रहे थे कि भाई कैसे हिमालय से आते थे, ठंडे रास्तों से आते थे, इतनी कठिनाई से पढ़ने वहां पर आते थे जहां के आसपास के बच्चे आज पढ़ाई उस तरह से नहीं कर रहे थे। तो देखकर एक बड़ी चिंता उसी समय हुई थी और तब और प्रेरित होता गया। उसके भोपाल गए तो एक बड़ा, अभी तक तो बिहार में थे, पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ाई चल रही थी। भोपाल गए तो कुछ लोगों ने बिहारी बोलना शुरू किया, जो लोग बाहर के थे। तो इनिशियली तो कुछ ऐसा नहीं लगा बिहार के हैं तो भाई बिहारी ही बोलेंगे ना, बट कुछ दिनों बाद ऐसा लगने लगा कि जो बिहारी बोलने की मंशा है अच्छी नहीं है। तो सोचता तब भी था, फिर ऐसा लगा क्यों ऐसा हो रहा है भाई। ऐसा जब वो बिहार ऐसा था, भोपाल के आसपास जाते तो सांची देखता। उस समय बताया गया कि विदिशा में सम्राट अशोक आए थे, उसी बिहार से आए थे जहां पूरे अखंड भारत का साम्राज्य संचालित था। उस समय जब सोचता तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, चुनौतियां पसंद है, जो स्थिति है इसमें बदलना चाहिए। और तभी एक बच्चे के मन में वो भावना जगी, कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो पहले तो मैंने कहा जो बच्चे मुझे आज बिहारी बोल रहे हैं इनको ऐसा पढ़ के दिखाऊंगा कि मैं क्लास में टॉप करूंगा और इनको समझ में आ जाएगा जिस बिहारी को जिस रूप में ये देखते हैं उससे अलग है। और मैंने वैसा ही किया और उसके बाद वो प्रेरणा जो जगती है एक बार मन में तो बढ़ती जाती है और चैलेंजेस उसी तरह से बढ़ती गई। तो लगा नेक्स्ट क्या करें, तो उस समय सबसे अच्छा लगा आईआईटी जाना चाहिए। तो आईआईटी की तैयारी शुरू की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। पिताजी दिल्ली में पोस्टेड हो गए और आईआईटी का एग्जाम मैंने दिया था 97 में। उस साल कुछ ऐसी अद्भुत घटना घटी कि एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, लौट के आए, आराम से सोए, सुबह उठे तो पता चला पेपर लीक हो गया। किसी ने कभी सुना नहीं था, सोचा नहीं था कि आईआईटी जेईई के पेपर लीक होंगे। और लीक कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था। तो दैट वाज द शॉक ऑफ माय लाइफ। पूरी तैयारी करके मैंने अपनी डायरी में लिखा था, अ बैटल व्हिच वाज वंस सो वेल इज येट टू बी वन। जो युद्ध जीत चुके थे उसको फिर से जीतना है, मतलब क्या है। तो वो एक झटका लगा। उसके बाद फिर पढ़े, आईआईटी कानपुर पहुंचे। आईआईटी कानपुर जब पहुंचे तो पढ़ने में तो पहले से ही इंटरेस्ट था। हिस्ट्री मैंने बीच में कुछ दिनों तक नहीं पढ़ा था,
वहां जाकर फिर हिस्ट्री में घुसना शुरू हुए और तब मेरी जो पूरी विजन थी उसको उपनिषद में डोमिनेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो विजन में देखता उस समय के लोग कैसा सोचते थे और उपनिषदों को जब अच्छे से पढ़ने लगा तो मुझे लगा भाई तो बिहार के ही लोग थे, अपने ही पूर्वज तो थे। उस समय की महिलाएं कैसी थी, गार्गी कैसी थी, मैत्रेयी कैसी थी, किस प्रकार से सोचती थी, याज्ञवल्क्य कैसे थे। उस समय मैंने देखा कि बिहार में ज्ञान की परंपरा बहुत प्राचीन काल से प्रारंभ हो चुकी थी, तभी तो आगे बढ़ती गई। नालंदा स्थापित हुई, बाद में विक्रमशिला स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में थी ही नहीं, उस समय हमारे स्थापित थे, पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे और यहां से जो पढ़ के जाता था अपने देश में उसको सबसे ज्यादा फेम और उस प्रकार की एक व्यवस्था मिलती थी जिससे वो सम्मानित अपने आप होता था। तो वो हमारी प्रेरणा थी और आज चीजें ऐसी बदल गई। कैसे बदल गई? तो लगता था कुछ होना चाहिए। उस समय पिताजी पोस्टेड हो गए फिर बरौनी रिफाइनरी में। बिहार की स्थिति उस समय ऐसी थी कि मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं और बेगूसराय में पकड़ के शादियां होती थी और धड़ल्ले से होती थी। और उस समय आईआईटी में था तो पिताजी कहते थे बड़े एलिजिबल बैचलर हो, बहुत सारे रिश्ते भी आते थे, तो बिल्कुल कॉलेज से आना ही मना हो गया। और जो लगन का समय होता है उस समय कहते थे तो तुमको भूल जाना कि तुम बिहार के हो, वहीं रहो। एंड दैट वाज अनदर पेन। आप घर जाना चाह रहे हो, बाकी बच्चे चले गए और आपको कहा जा रहा आप कॉलेज में रहो। तो उस समय कानपुर में रहता वो जो समय निकलता तो वो और बिहार की हिस्ट्री में घुसता चला गया। मुझे लगा कि जो सूत्र है, यदि बिहार कुछ था तो कहीं न कहीं उसका जो उत्तर है या जो भी समाधान है इसी से निकलेगा। क्योंकि यदि कोई कुछ बनता है तो अचानक तो नहीं बनता, कुछ न कुछ सोच तो उसमें होगी जिसने उसको महान बनाया होगा। और जब बिहार को देखता तो लगता जिस समय न रोड थे, न टेक्नोलॉजी आज की तरह थी, न कोई कम्युनिकेशन के मीन्स थे। आज तो हम बात करते हैं, आप लोग टीवी के माध्यम से सुन सकते हैं, फोन कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन उस समय जब कुछ नहीं था तो कैसे संभव था कि अफगानिस्तान के पार तक पाटलिपुत्र से शासन चलता था? कैसे संभव था दक्षिण तक वही शासन उसी प्रकार में चलता था जिसके प्रमाण देखने को मिलते हैं? शिलालेख आज भी लिखे हुए हैं उसी रूप में। आप अफगानिस्तान चले जाए, खरोष्टी में मिलते हैं, बाकी पूरे भारत के पूरे क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, लगभग वही संदेश। कैसे मिल सका? वही संदेश केवल भारत की बात होती तो अलग बात थी। आप जाइए श्रीलंका चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, उस प्रकार उस समय से जो संदेश का प्रसार हुआ कैसे होता, किस प्रकार की ऊर्जा रही होगी जिसने उसको स्थापित किया। जब पीछे देखता तो उपनिषद की मैंने बात बताई, ज्ञान उस समय से प्रारंभ हो चुका था, बढ़ती गई। जब ज्ञान की दृष्टि आएगी तो नेचुरल है कि आप चीजें बढ़ेंगी। तभी दर्शन आए, बौद्ध धर्म का दर्शन आया, तत्वों का दर्शन आया। इन सब चीजों के पीछे जब मैं देखता तो शौर्य को देखता। जब ज्ञान, जो आदमी ज्ञानी होगा उसका नेचुरल शक्ति बढ़ेगी, तो शक्ति बढ़ी, इसीलिए वो ऊर्जा आई। ऊर्जा के साथ साथ जब ज्ञान आ जाए तो चीजें बदलती हैं। लोगों में संघर्ष होता है, जब संघर्ष होगा तो लोग छोटे छोटे खंडों में बटे रहेंगे। बिहार में क्या अद्भुत बात थी, हमने संघर्ष के स्थान पर सहयोग देखा। हमने यह देखा कि जो सक्षम है यदि वो अपना स्थान ले सके, उनको स्थान मिला तो चीजें आगे बढ़ेंगी। अब दो चीजें देखिए, दृष्टि कैसी है। पूरे विश्व में लोग जब शासन व्यवस्था बनी तो क्या व्यवस्था थी? एक राजा होगा, उसका बेटा राज करेगा, इसी प्रकार की व्यवस्था थी, राजतंत्र कहते हैं। कि बिहार में जो हमारी दृष्टि थी ना वो अलग थी। चाहते थे कुछ नया करें, कुछ अपवाद प्रस्तुत करें, जो अच्छा हो, समाज आगे बढ़े, ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड। तभी इतने बड़े विशाल क्षेत्र में जो उत्तर बिहार में बज्जी महाजनपद था उसमें वैशाली स्थापित हुई। और वैशाली एक जगह थी जिसने उस समय प्रमाणित किया कि कोई भी व्यक्ति शासन कर सकता है और उसको हम चुन सकते हैं। आज पूरे विश्व का आदर्श क्या है? डेमोक्रेसी है। लेकिन उसका पहला यदि कहीं प्रमाण मिलता है तो वैशाली में मिलता है। कौन ऐसे लोग होंगे? किसी भी क्षेत्र में हो सकता था, लेकिन बिहार में क्यों हुआ? दृष्टि उस समय से अलग थी, उपनिषद काल से अलग थी, बाद में वैशाली स्थापित हुई। यदि वैशाली का पतन आप देखेंगे क्यों हुआ, तो इतिहास को पढ़ेंगे तो मगध और वैशाली में उस समय संघर्ष चल रहा था। मगध बढ़ना चाहता था, लेकिन वैशाली सबसे बड़ा अवरोध के रूप में प्रस्तुत थी। सीमा थी, सीमा पर भी विवाद होते थे, दोनों में संधि हुई। कहा गया कि भाई गंगा के बीच में जो व्यापारी जाएंगे उन पर कर दोनों में बराबर लगेगा, बराबर हिस्सा मिलेगा। बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन उसके बाद वैशाली में कुछ इस प्रकार की भावना बनी कि उसे लगा कि मगध को नहीं देना चाहिए। तब मगध के लिए चुनौती आई। उस समय राजा थे अजातशत्रु, उनको लगा क्या किया जाए, तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा भगवान बुद्ध के पास। वसाकार ने जब पूछा तो वसाकार को बुद्ध ने कहा अपने प्रिय शिष्य आनंद से कि भाई जब तक वैशाली में सहयोग की भावना रहेगी, वृद्धजनों का सम्मान होगा, स्त्रियों का सम्मान होगा, चैत्यों का सम्मान होगा, मूल रूप से सहयोग की भावना रहेगी, आपस में सभाएं नित्य समय पर होंगी। उस वैशाली में जहां 7,707 गणराजा मिलकर एक संथागार में बैठकर हर वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे, राज परिषद का चयन करते थे। यदि ये भावना बनी रही तो वैशाली की अभिवृद्धि ही होगी। इसको लेकर जब अजातशत्रु ने सोचा तो उसने सोचा कि भाई इस सहयोग को कैसे मिटाया जाए। उसने वसाकार को निष्कासित किया। वैशाली में वो गए, 3 वर्ष तक रहे और इतने सहयोग की भावना नष्ट हो गई। और जब सहयोग की भावना नष्ट हो गई तो वह वैशाली जो एक अलग सोच के साथ स्थापित हुई तो वह भी नष्ट हो गई। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। मगध क्यों बढ़ा? क्यों मगध में यदि आप देखें उसमें भी कुछ अलग था। वैशाली जैसे अलग थी तो मगध भी अलग था। बाकी आप उस समय के जितने छोटे छोटे राज्य थे उसमें शासक मूल रूप से क्षत्रिय वर्ग का होता था। लेकिन मगध की यदि आप प्रारंभ से ही देखें, आप चरासंघ की बात करें तो बहुत पुरानी बात महाभारत की हुई। इतिहास में यदि हम झांकते हैं
इतिहास में हम देखते हैं कि भाई नंदवंश कहाँ से आया था, किस वर्ग के थे, क्या उस समय कोई ऐसा क्षेत्र था जहां ये कल्पना हो सकती थी कि समाज के निम्न वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी शासन कर सकता है? नहीं थी, बिहार में थी। तभी तो जब आचार्य विष्णुगुप्त भी निकले तो क्या उन्होंने कभी यह प्रश्न किया कि जो व्यक्ति जिसका वो चयन कर रहे हैं, जिसमें भारत के सम्राट का रूप देख रहे हैं, किस वर्ग से आता है? उन्होंने तो एक बालक दिखा, बालक में क्षमता दिखी, उन्होंने इस क्षमता को ग्रहण किया और उसकी माता से जाकर उनको दान में मांगा, और देखिए इतिहास बदल गया। अखंड भारत का साम्राज्य स्थापित हुआ सहयोग की भावना से, छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को जोड़कर हम स्थापित हुए, और ऐसी भावना थी, इसीलिए उद्यमिता जो ऐसी बनी। तो उस काल में राजगृह, पाटलिपुत्र, चंपा जैसे नगर बने। आप साउथ ईस्ट एशिया में घूमने जाएंगे तो बहुत सारे नगर आपको आज भी मिलेंगे जिनके नाम छोटे छोटे बिहार के गांवों से मिलते हैं। और देशों की बात कर लीजिए तो वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना जाता था। चंपा कहाँ थी? बिहार का भागलपुर था। तो आज यदि मैं देखता हूं कि बिहार में जो चीजें बदल रही हैं, जो चीजें जैसी होनी चाहिए थी, बच्चों से पूछते हैं, युवाओं से पूछते हैं, भाई ये बताओ तुम इतिहास कैसा था, तो हर व्यक्ति बोलता बड़े गर्व से बहुत अच्छा था। वर्तमान के बारे में बोलते हैं तो बड़ा बोलता नहीं, कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही। और भविष्य के बारे में जब पूछते हैं तो बोले जब ऐसा चल रहा होगा भविष्य कैसा होगा। लेकिन ये दृष्टि उस क्षेत्र में जिसके पूर्वज ऐसे रहे हों, जब कुछ नहीं था। मैं तो ये सिंपल कहता हूं भाई, जब कुछ नहीं था, रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी आज की तरह कुछ, तब तो तुम ये कर रहे थे। आज जब कुछ सब कुछ है तो जीरो की डिस्कवरी करने वाले तुम थे, विज्ञान तुमने बनाया, गणित तुमने दी, जो आज पूरा विश्व चल रहा है, हम बात कर पा रहे हैं। अगर चिंतन नहीं बदलोगे तो बिहार कहां बदलेगा? फिर तो हम देखते रहेंगे कोई आएगा और कुछ करेगा। अरे कौन आएगा? किसने किया था? हम ही लोगों ने तो किया था। एक आचार्य के मन में कल्पना जगी तो अखंड भारत का साम्राज्य निर्मित हो गया। जब कल्पना जगी तो विश्वविद्यालय स्थापित हो गए। क्षमता तो आज भी है, लेकिन ऊर्जा हम लगा कहां रहे हैं? यदि ऊर्जा हम आपस में लड़ने में लगाएंगे, आप देखिए क्या चल रहा है। यदि आप किसी भी आप फेसबुक पर चले जाएं तो हर व्यक्ति को देखिए अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करता हुआ मिलता है। चुनाव होते हैं तो बोलता है मेरी जाति के लोगों को कितने सीट मिले, कितने कैंडिडेट मेरे चुने गए। कितने भी आपकी जाति के सीट मिलते हैं या कैंडिडेट चुने गए, इससे बिहार का क्या होगा? आपको देखना हम क्या कर सकते हैं, मेरा इसमें व्यक्तिगत रूप में क्या योगदान हो सकता है। इसी भावना ने मुझे तब जब आईआईटी में पढ़ता था, इस प्रकार की मैंने चीजें देखी। मेरी जॉब लगी थी, विदेशों में भी लगी थी, इन्फोसिस में लगी थी। मुझे लगा मैं करूंगा कार्य किसी कॉर्पोरेट के लिए तो करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा, अपना परिवार भी जीविका उपार्जन करूंगा। लेकिन जब लौट कर बिहार आऊंगा और स्थिति में अगर यदि परिवर्तन नहीं होती है तो व्यक्तिगत रूप में अपने उस जीवन रूपी यात्रा को किस रूप में देखूंगा? क्योंकि मेरा मानना है इस पूरी जीवन रूपी यात्रा का जो लक्ष्य है संतुष्टि है। जीवन के अंत में यू शुड बी सेटिस्फाइड इन कंटेंट कि मैंने जो भी किया सही किया, गलत नहीं किया, और जो भी कर सकता तो संपूर्ण ऊर्जा मैंने उसमें लगाई जो मैं चाहता था, स्वप्न जिसको जीना चाहता था। इसीलिए मुझे लगा कि इसमें जो बेस्ट मैं कर सकता हूं क्यों ना ऐसा कुछ करूं। और उस समय सिविल सर्विसेज मुझे लगता था कि भाई कम एज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अन्य क्षेत्र में नहीं मिलेगी। उसके लिए आप तो किसी बहुत बड़े नेता के बेटे हो सकते हो, तो हो सकता है आपको वैसे वेट विद सिल्वर स्पून, वो तो था नहीं। मैं बड़े सामान्य परिवार से आता था, छोटे से ग्रामीण परिवेश से पला बढ़ा, और जो भी आज हूं उसी रूप में स्थापित हूं। तो वो उस चिंतन ने मुझे परिवर्तित किया और मुझे बाध्य किया कि कुछ करो, बिहार आओ। तब मैंने एग्जाम दिया और सिविल सर्विसेज में ईश्वर की कृपा रही, बिहार आया। बिहार आने के बाद जहां भी रहा तो वो ललक परिवर्तन करने की स्थिति, जहां भी जाता तो चुनौतियां पसंद है। तो पोस्टिंग इनिशियली पटना में हुई थी, उससे पहले एएसपी दानापुर में था। उस समय क्राइम काफी चल रहा था, पटना में भागते दौड़ते एक साल कैसे बीता सिटी एसपी में, पता नहीं चला कि अचानक एक रात पता चला कि आपकी पोस्टिंग बगहा एसपी के रूप में हो गई। बगहा रातों रात जाना था। 1 दिसंबर की रात्रि थी, 2 दिसंबर 2006 को मैंने ज्वाइन किया था। 1 दिसंबर की रात्रि को फोन आया कि बगहा का एसपी हूं, वहां पर 4 किसानों की हत्या डकैतों द्वारा कर दी गई है और पब्लिक ने विद्रोह किया है, आक्रोश है, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं पुलिस फायरिंग में। इसलिए आपको रातों रात जाना होगा। तो रातों रात गए, बगहा में गया तो उस समय बिल्कुल ही नया था, चंपारण में कभी नहीं गया था। और उस कोने में जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हिमालय के बीच में हो, मैं बस इतना जानता था कि एक वन क्षेत्र है जहां वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना चल रही है। ये सोचकर जब गया तो बगहा के बाद और भी जानने लगा। मिनी चंबल के रूप में उसको लोग जानते थे। बहुत वर्षों से वहां पर किडनैपिंग्स हो रही थी, डकैतियां हो रही थी, और जिनसे भी बात होती तो शुरू में किडनैपिंग जब पहली हुई थी मेरे जाने के बाद, तो मैंने पुलिस मुख्यालय को बताया कि भाई किडनैपिंग हो गई। उस सबसे पहले पटना में था, पटना में किडनैपिंग होती थी, सिटी एसपी था, तो कैंडल लाइट मार्चेस निकलते थे गांधी मैदान के पास, लोग घूमते थे, पुलिस के विरोध में नारे लगाते थे। बट वहां जब गए तो जब मैंने बताया तो बड़ा कोई बात नहीं, तुमको भी आदत लग जाएगी, आराम से रहो, ये क्या प्रवृत्ति है। तो पता किया अभी क्या चल रहा है, तो पता चला बहुत समय से ऑपरेशंस चले हैं, चलते आ रहे हैं, बड़े बड़े अभियान, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर चले हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है। दृष्टि बदलनी पड़ेगी। मुझे ये लगा उस समय पहली चीज मैंने देखी क्या चल रहा है, तो मैंने देखा जो डकैत हैं, तो डकैत पटना में तो रैंसम कॉल आता था, आपको इसमें पर्ची पर लिख कर आता था कि भाई फोन आता था, वहां पर बाकायदा कागज पर
लिख कर आता था, उसमें गैंग का नाम रहता था, जो भी नाम रहे मुहर लगी रहती थी, और उसके नीचे लिखा रहता था बिहार सरकार, बिहार सरकार चुम्बन यादव, बिहार सरकार राधा यादव, इस प्रकार के नाम से, या बिहार सरकार सुखदेव महतो, इस टाइप के गैंग्स के नाम उसमें लिस्ट रहती थी। इतने पैसे, इतने चांद मार्का की लुंगियां, इतने किलो आटा, इतना किलो चावल, इतना किलो सरसों का तेल, इतने खस्सी, इतने मुर्गे, और उसमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा थी। इट वॉज सो ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत समय से ऐसा चलता आ रहा था। और जो लोग थे उनके गैंग्स चलते थे, किसी में 50 लोग थे, किसी में 20 लोग थे, और डीआरए में रहते थे, उनको सैलरी मिलती थी, छुट्टी भी मिलती थी। तो ऐसी व्यवस्था चल रही थी, कब से चल रही थी। और लोगों से जब बात होती तो बोलते हैं कि ये तो ऐसी भूमि है जहां ऋषि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। किसी अंग्रेज ने भी लिख दिया इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, तो व्यवस्था ऐसी चल रही थी। इतने रम चुके थे, जम चुके थे कि जो डकैत थे उनके परिजन पंचायत चुनाव भी लड़ते थे, विधानसभा चुनाव भी लड़ते थे। तो स्थिति को जब बदलना था तो पहला तो हम लोगों ने आर्थिक रीढ़ पर हमला किया। गन्ने की खेती होती थी, अवैध खेती होती थी, सरकारी जमीन पर भी होती थी, कब्जा किए गए जमीन पर भी होती थी। उसको हम लोगों ने कटवाना शुरू किया उन मजदूरों से जो उस क्षेत्र के नहीं थे। इतना भय का माहौल था कि वहां के लोग तो काटते ही नहीं, तो लोग बाहर से बुलाया, उनको शिविर में बिठाया, पुलिस की कैंप बनाई डीआरए के बीच में, और रात में उनको रखने के लिए वहीं पर रामायण और महाभारत हम लोग दिखाते, वीसीआर मंगा करके उस समय लोग देखते थे। लेकिन जब कटना शुरू हुआ तो 20 लाख से अधिक राशि एक साल में हम लोगों ने सरकार के खजाने में जमा की। और जब आर्थिक रीढ़ पर हमला हुआ और पुलिस में रेड इस प्रकार चल रहा था कि 30 रात से मैं 26 रात में बाहर ही सोता था, और सोता मतलब किसी गेस्ट हाउस में नहीं सोता था, गन्ने की खेत में पन्नी डालकर ऊपर पॉलिथीन लगा करके नीचे स्लीपिंग बैग में सोते थे। पर्पज यही था कि डीआरए को हम या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, और ये संदेश बड़ा क्लियर था। तो किडनैपिंग तो ऐसे नहीं कर पा रहे थे जब इस तरह से आप घूमोगे। दूसरी आर्थिक रीढ़ पर हमला हुआ, लेकिन परिवर्तन तब आया जब हम लोगों से बात करनी शुरू की। ग्रामीणों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया, उनके परिजनों तक पहुंचे, और परिजनों से हम लोगों ने कहा, जिससे भी पूछते यही कहता था कि भाई ऋषि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। तो हमने कहा इस मनोदिशा को बदलो, तुम यह स्मरण करो कि भाई अगर रत्नाकर रहे होते तो कितने लोग वाल्मीकि को जानते, कितने रत्नाकर आए और चले गए, कोई जानता है क्या। लेकिन आपके जो परिजन है यदि भटके रहेंगे तो अपने जो उनका दायित्व है उस क्या दायित्व निभाएंगे, उनको प्रेरित करो, उनको बताओ कि इसी भूमि में कभी रत्नाकर वाल्मीकि बने थे। उस प्रेरणा से तुम आज भी परिवर्तन ला सकते हो। जो तुम आज लोगों के दहशत बने हुए हो, लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, तुम समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाओगे। पहले धीरे धीरे करके एक पर एक बड़े डकैत को हम लोगों ने सरेंडर कराया, और उनको परिजनों से जो हमने बातें की थी सरकार की पुनर्वास नीति के तहत ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वो हम लोगों ने पूरा किया। धीरे धीरे श्रृंखला बन गई, लोगों को लगा कि भाई जो बात हो रही है। और उस समय सबसे बड़े डकैत थे जिनके ऊपर 135 मुकदमे थे, बिहार में थे, उत्तर प्रदेश में थे, नेपाल में भी थे, वो भी सरेंडर कर गए। और फिगर्स ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए कि कभी 50 किडनैपिंग होती थी, कभी 40 होती थी, कभी 100 होती थी। 2008 में 0 पे आ गई थी, देयर वाज नो किडनैपिंग इन बगहा। और आज बिहार में मिनी चंबल नाम का कोई जगह नहीं है। तो परिवर्तन आया इतिहास से। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई रोहतास जब गया उस समय वहां उससे भी विकट स्थिति थी। रोहतास भी प्राचीन काल से बड़ा प्राचीन क्षेत्र रहा है। रोहतास दुर्ग वहां स्थापित था, जो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के नाम पर कहते थे। और जब मैं रोहतास गया तो स्थिति बिल्कुल ऐसी विकट थी, कई थानों पर हमला हो चुका था। कुछ दिनों पूर्व ही हुआ था, 2006 में डीएसपी विक्रमगंज के शहीद हो गए थे। बिल्कुल दिन में एनकाउंटर हुआ था, और पटना से हार्डली 2 घंटा लगता हुआ आज विक्रमगंज पहुंचते वहां पर हुआ था। तो स्थिति पूरे जिले में ऐसा भय का माहौल था कि पुलिस भी रात में निकलती नहीं थी। उसमें जब हम लोगों ने देखा तो पहाड़ी थी, 3200 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का जंगल था। उस जंगल में पुलिस का कोई पोस्ट नहीं था। रोहतास किला था जिसको ये लोग शरण स्थली के रूप में, प्रशिक्षण स्थली के रूप में उपयोग किया करते थे। तो पहले तो मैं भी गया तो 3 बार किसी सरप्राइज हम लोग रखते थे कि रात में जाते थे, जिस रास्ते से पता नहीं चला दूसरे रास्ते से उतर जाते थे, तो पूरे रास्ते में लैंडमाइंस लगी रहती। रात के अंधेरे में पुलिस चढ़ती थी, 1 घंटे में घूमती थी, और मुझे था कि देखना था पहाड़ है क्या, इस पर रेड करना है किस प्रकार का है। 3 अभियान जब चले पहाड़ पर, चौथी बार जब गए तो सोली नामक एक गांव में सुबह जब पहुंचे तो एक स्कूल में मुठभेड़ हो गई। कोई अनुमान नहीं था कि स्कूल में माओवादी रहते होंगे, लेकिन जब पहुंचे तो सामने 6 फीट की दूरी पर संतरी लगा हुआ था। गाड़ी रुकी, सब लोग भागे, अफरा तफरी मची, 10 मिनट तो गोलियां चली, और 6 इंच से पता नहीं कितनी गोलियां चली होंगी, और हम लोग देख रहे थे क्या है। लेकिन वो पहली घटना थी जब पहाड़ के ऊपर जहां उनका गढ़ था पुलिस गई थी, और उग्रवादियों को नुकसान हुआ था। करीब 2 पुलिस राइफल, काफी सारी गोलियां और बहुत सारा साहित्य, और 1 ट्रैक्टर भर के दवाइयां, वहां मेडिकल कैंप लगा हुआ था। तो स्थिति यह थी कि वहां लोग जो ग्रामीण भी थे सरकार को तो भूल चुके थे, उनके लिए सरकार वही थे, पुलिस को तो शत्रु मानते थे, उनके साथी सहयोगी यही थे। स्कूल में बच्चे थे, 200 बच्चे वहां थे उस समय जिसमें गोलियां चल रही थी, उनको हम लोगों ने बीच में बिठाया। और जो घटना हुई उसके बाद से धीरे धीरे एक हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विध्वंस। जैसे बगहा में बात हुई थी या तो डीआरए में हम रहेंगे या वो रहेंगे, रोहतास की स्थिति बड़ी कठिन थी।
आज तक की टीम भी पहले गई थी वहां, जब हम लोगों ने झंडा फहराया था तो उस समय स्थिति ये थी कि भाई वहां चुनाव भी नहीं हुए थे, करीब 20 वर्ष में चुनाव नहीं हुए थे, पोलिंग पार्टीज जा नहीं पाती थी। और दूसरी बात यह थी कि जितने भी गांव थे उसमें लोग पुलिस का विरोध करते तो भाग जाया करते थे। तो ऑपरेशन विध्वंस में हम लोगों ने उतने फोर्स लेकर चढ़े कि वहां पर जाकर हम कैंप कर सके। तो पहली बात, एक भोकरवा गांव में गए 2008 में, शाम जब अंधेरा हुआ हम लोगों ने टेंट में लाइट लगाई, बच्चे गांव के इकट्ठा होने लगे, लोग तो भाग चुके थे। बच्चों से फिर हमने पूछा, पहले तो लगा कि उग्रवादियों ने भेजा है सूचना लेने के लिए, लेकिन 2008 में भोकरवा गांव में बच्चों ने बल्ब नहीं देखा था। अब सोचे किस इलाके में रहते थे, मुख्यधारा से कितने कटे हुए थे, तो बल्ब उनके लिए अचंभा था क्या जल रहा है, बल्ब देखने लोग आ गए थे। उसके बाद एक दूसरा गांव था नकटी, वहां जब पहुंचे तो वहां किसी व्यक्ति को एक सांप ने डस रखा था और ओझा उसको झाड़े जा रहे थे, पूरा गांव इकट्ठा था। बाकी गांव में लोग भाग जाया करते थे, वहां पे लोग इकट्ठा थे क्योंकि इस प्रकार की उनको लग रहा था कि बच जाएंगे, नहीं बचा। धीरे धीरे सब ग्रामीणों से हम लोगों ने संवाद करना शुरू किया। संवाद में बात आई कि रोहतास दुर्ग से सब लोग बड़े प्रेरित हैं, कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का किला है, पूर्वजों ने स्थापित किया, चाहे उरांव रहे हों, खरवार रहे हों, जितने भी आदिवासी थे, और यही आदिवासी लोग उग्रवादियों को मुख्य रूप से शरण भी देते थे और दस्ते में भी शामिल होते थे। तब फिर वही बात, इतिहास से कैसे परिवर्तन लाया जाए, हम लोगों ने सीधी बात यही कहनी शुरू की, सबसे संवाद किया कि भाई तुम्हारे पूर्वज इतने यशस्वी थे जिन्होंने पहाड़ी के इस ऊंचाई पर 1500 फीट पर रोहतास दुर्ग जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर दिया, जिससे मध्यकाल में जितने विदेशी आक्रांता आए उनके साथ जो इतिहासकार थे, चाहे फरिश्ता रहे हों, चाहे एन अकबरी में अबुल फजल रहे हों, इन लोगों ने लिखा कि रोहतास दुर्ग अभेद्य है, भारत का सबसे शक्तिशाली दुर्ग है और इसको बल से नहीं केवल छल से ही जीता जा सकता है। और इतिहास साक्षी है, जब भी रोहतास दुर्ग किसी ने जीता, जब खरवारों ने जीता उरांव लोगों से छल का प्रयोग किया, उसी प्रकार जब अफगान शासक सम्राट शेरशाह सूरी थे, उनके द्वारा भी जब दुर्ग जीता गया, सब लोग जानते हैं क्या कहानी थी, किस प्रकार महिलाओं को पालकी में बताकर उसमें सैनिक घुसे थे और दुर्ग पर कब्जा किया। तो ऐसे दुर्ग को जब तुम स्थापित कर सकते थे, जो पूरे विश्व का एक प्रकार से बहुत महान दुर्ग है, तो ऊर्जा कहां चली गई? आज ऊर्जा कहां लग रही है? क्यों संघर्ष कर रहे हो? क्यों पुलिस से संघर्ष करते हो? क्यों आपस में संघर्ष करते हो? क्यों ना तुम उस ऊर्जा का प्रयोग ऐसी जगह करो? उसके लिए हम लोग अच्छे लोगों को ले जाते, जिले से टीचर्स को ले जाते, डॉक्टर्स को ले जाते, उन लोगों से बात करते और उनका मदद करते, कैंप्स लगाते, कंबल बंटते, धोती बंटते, साड़ियां बंटती, बच्चों को हम लोग किट्स देते। और एक हम लोगों ने कहा कि रोहतास किला इतना प्राचीन किला है, इसको पर्यटक स्थल के रूप में यदि स्थापित हो जाए तो बहुत पर्यटक आएंगे, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन करेगा कौन? यहाँ तो गाइड भी नहीं है। तो जितने आदिवासी बच्चे थे उसमें 100 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनिंग दी एज टूरिस्ट गाइड्स। उनको उन्होंने साइकिल दिया, टॉर्च दिया और ट्रेनिंग दी कि आप टूरिस्ट से कैसे बात करोगे। हमें भी मालूम था इतनी जल्दी टूरिस्ट नहीं आएंगे, लेकिन सोच बदलनी थी। और सोच जब उन्होंने बदली, उनको डेहरी लाए, पहली बार उन लोगों से बहुत बच्चों ने देखा किस प्रकार लोग सभ्य तरीके से रहते हैं, बात करते हैं, अच्छे लोग कैसे बात करते हैं, कैसे पर्यटक होते हैं, उनके बारे में मूवीज दिखाई उनको, कैसे लोग दुनिया में पर्यटक घूमते हैं। और सोच बदलने का जब उन्होंने काम किया तो धीरे धीरे जो उग्रवादी उनके क्षेत्र में जाकर उनका मन कुछ और कहते रहे होंगे, उनके बारे में हमने कभी नहीं कहा, हमने कुछ कहा ही नहीं। हमने कहा हम किसी के शत्रु है ही नहीं, हम तो तुम्हारे इतिहास की तरह तुम्हारा भविष्य को बनाना चाहते हैं। और जब ये बात अपील हुई तो गांव में उग्रवादियों से लोग प्रश्न करने लगे कि भाई तुम क्यों हमारी शांति भंग कर रहे हो। स्थिति ऐसी विकट हुई कि जहां उनकी शरण स्थली थी वहां से उनको पलायन करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ गया। और शस्त्रों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए जो लोकल उग्रवादी थे बाध्य हो गए। और रोहतास शांत है, पूरे पहाड़ी पर आज आप देखेंगे तो लोग कैंप लगा के कहीं भी रुक सकते हैं, रुक रहे हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले गया था, जिस गांव में गोली चली उस गांव में लड़कियां नृत्य करके स्वागत कर रही थी। और वही लैंडमाइन गाड़ी जहां ब्लास्ट हुआ था 2008 में, वहीं पर बैठकर लोग फोटो ले रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। रोहतास किले जब गए तो वहां भी आदिवासी उड़ाऊ लड़कियां, खरवार लड़के स्वागत कर रहे थे, क्योंकि सबका कहना था परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन इतने कम वर्षों में कैसे हुआ? प्रेरणा इतिहास की थी, इतिहास की वही प्रेरणा ऐसे ही पड़ी हुई थी, लोग देख नहीं थे। लेकिन जब प्रेरणा जगी तो उन आदिवासियों के बीच में उस सत्व का भाव जाके हम क्या थे। जब उस भाव से उन लोगों ने अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया, सही जगह लगी, देखिए चीजें बदल गई, आज बदल रहा है। आज रोहतास में पॉसिबिलिटी टूरिज्म की इतनी है, होटल खुल रहे हैं किले के ऊपर, लोग बना रहे हैं और उसमें इतनी सारी, आप अगर देखें तो माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, हर प्रकार की एक्टिविटीज आप रोहतास फोर्ट पे कर सकते हैं। सोच चाहिए, दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए, तो चीजें बदलेंगी। बिहार में उसी प्रकार से हर जिले में कुछ न कुछ विरासत है जो प्रेरित कर सकती है। ज्ञान की बात की हम लोगों ने, विश्वविद्यालय तक की बात की, उसके बाद की बात कीजिए। आदि शंकराचार्य भी जब चले थे तो जब चलने शुरू हुए तो कहाँ गए थे? जब एक विद्वान की तलाश कर रहे थे तो खोज तो मंडन मिश्र के घर पर ही जाकर सहरसा में खत्म हुई। विश्वविद्यालय में विक्रमशिला में पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान किया था। सोना दान क्यों करते थे? यदि राजा को युद्ध में जाना हो तो लोग अपने घर से जो भी सोना हो दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे सोना दान दिया गया था इसीलिए ताकि ऐसी राशि इकट्ठा हो जिससे विक्रमशिला से किसी आचार्य को बुलाया जा सके जो तिब्बत में ज्ञान दे। 3 वर्ष लगे, मंडली गई, 3 वर्ष तक मनाती रही, तब जाकर हुआ था। वो बिहार था, दृष्टि बड़ी थी। हम लोग छोटे छोटे वादों में नहीं बटे थे।
यदि जातिवाद था भी तो हर क्षेत्र में था, लेकिन यहाँ की जातिवाद की व्यवस्था क्या थी? जो सक्षम थे वो शासन करने में सक्षम हो सके, जो सक्षम थे, जो उस प्रकार की दृष्टि बनी, वैशाली स्थापित हो गई, तभी तो इतनी सारी चीजें हम कर पाए, तभी तो महान थे, ऊर्जा ऐसी थी। आज यदि हम संघर्ष करते रहे, सहयोग की भावना मिट जाए, वही हो रहा है ना। 10 लोगों को बिठा दीजिए तो जो बिल्कुल नहीं जानते हो, पहली बात उनके मन में क्या आती है? बहुत लोग उसमें प्रश्न पूछा, तो हर व्यक्ति ने पूछा, नाम जानना चाहते हैं, नाम के बाद उसका सरनेम जानना चाहते हैं, और जब सरनेम वही उल्टा पुल्टा हुआ, मेरे नाम से पता ही नहीं चलता क्या है, तो फिर पिताजी का नाम पूछते हैं। क्या मनोभावना है भाई? जो व्यक्ति जिनके पूर्वज पूरे अखंड भारत के साम्राज्य पर शासन किया करते थे, यदि ऐसे छोटी छोटी सोच रखते तो क्या कर पाते? बिहार की ये जो जातिवादी व्यवस्था है, इस पर तो आएंगे सर, लेकिन हम बात कर रहे थे लेट्स इंस्पायर बिहार ने कैसे वो माध्यम दिया, या अभी दे भी रहा है कैंपेन, क्योंकि अभी भी चल रहा है, लगातार आप काम कर रहे हैं, वो माध्यम कैसे बना मतलब युवाओं के लिए, जो अभी आप फिलहाल वो कैंपेन चल रहा है? तो जैसे जो चीजें मैंने देखी ना, परिवर्तन, तो मैं गया था, एक ऐसे टॉक करता रहता हूँ, जहां भी रहा हूँ यूथ से बात करता हूँ, तो जो निराशा मुझे दिखी कि तो निराश हो रहे हैं वर्तमान को, भविष्य को, तो मुझे इसको मिटाना चाहिए, बस मेरा योगदान हो सकता है। मैंने तो देखा है परिवर्तन को, साक्षात होते देखा, बगहा में देखा है, रोहतास में देखा है, अन्य स्थानों पर होते देखा है। इतिहास से यदि प्रेरणा लिया जाए तो इस रूप में नहीं लिया जाए कि हमको ऐसा ही स्थापित करना है, हमें तो बहुत आगे जाना है। जब कुछ नहीं तब वैसे थे, तो आज कहाँ नहीं जाएंगे? तो हर जिले में ऐसे लोग हैं जो आज भी सकारात्मक सोच रखते हैं, जातिवाद से ऊपर हैं, संप्रदायवाद से ऊपर हैं, कुछ करना चाहते हैं, माध्यम नहीं। तो क्यों नहीं ऐसे माध्यम का निर्माण किया जाए जो अच्छे लोगों को जोड़े? अच्छे लोगों को जोड़े किस बात पे? अब जाति के नाम पर जोड़ना तो बड़ा आसान है, नहीं, मुद्दों पर जोड़ेंगे, शिक्षा पे जोड़ेंगे, शिक्षा पे विकास हो, समता की भावना कैसे समाज में जागृत की जाए, उस पर सोचो, चिंतन करो, चिंता छोड़ दो, चिंतन करो हम क्या कर सकते हैं, उद्यमिता की भावना कैसे लाई जाए। यदि आज हम देखें तो बच्चे पढ़ते हैं और किसी तरह पैरवी से नौकरी पाना चाहते हैं। अरे भाई, जिस बिहार ने कभी चंपा को स्थापित किया था, उसमें कैसे हम जनरेशनल थिंकिंग में शिफ्ट लाएं? तो इसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे, हर जिले में ब्लॉक लेवल तक हम चाहते हैं टीम्स बने हमारी, जो इस प्रकार की सोच को विकसित करे लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में। और यूथ को हम लोग इसीलिए स्पेशली टारगेट कर रहे हैं कि यूथ की सोच बड़ी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। उसको यदि हम अभी से, बचपन से ही, स्कूल से, कॉलेज से बताएं कि तुम क्या थे, तो व्यक्ति आगे वाले समय में बिहार के लिए एक एसेट हो जाएगा। लेकिन उसको यदि हम छोटे छोटे से उलझा कर रखेंगे, संघर्ष के लिए कहेंगे, उसको बताएंगे तुम इस जाति को, तुम ये जाति तुम्हारा दुश्मन है, तो हम तो कहेंगे जो सक्षम है उनकी मदद करें, जिनको उसकी आवश्यकता है। ऐसे समाज का निर्माण करो, दृष्टि वो लाओ, इतनी बड़ी दृष्टि लाओ, इतनी दूरदर्शी दृष्टि लाओ, जैसे तुम्हारे पूर्वज थे। देखो चीजें कैसे नहीं बदलेंगे, 10 साल में एक जिले में पूरी स्थिति बदल सकती है। तो बिहार में भी अगर ठीक से चलें हम लोग, अच्छी दृष्टि के साथ चलें, शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन पे हमारी ऊर्जा लगे, अन्य चीजों में नहीं लगे, निश्चित है चीजें बदलेंगे। और शिक्षा को देखिए, हर विद्यालय में आवश्यकता है। तो अभी हम लोग कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। पटना में हम लोगों ने बच्चों को जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करीब 30,000 बच्चों ने 40 स्कूल में बिहार के विरासत पर हम लोगों ने एक ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया था, भारत हेरिटेज ओलंपियाड। उसमें एक ऐसे हम लोगों ने लिखने को दिया कि बिहार के भविष्य को आप क्या देखते हैं, आपका विजन क्या है। तो जिन बच्चों ने अच्छा किया, उसमें 10 ऐसे बच्चों को हम लोगों ने हेरिटेज एम्बेसडर बनाया है, ताकि बिहार की जो प्रेरणा, उसमें हर बच्चे ने वही लिखा, इतिहास अच्छा है कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, इतिहास प्रेरित कर रहा है। बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर नॉट लुकिंग बैकवर्ड। बैकवर्ड इज द इंस्पिरेशन, वो मजबूती हमें प्रदान कर रहा है क्योंकि हम थे, वो बताता है हम कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कैसे? यदि हम संघर्ष छोड़कर सहयोग करेंगे, उस भावना को जन्म देना होगा, तभी तो हम जोड़ पाएंगे। और जोड़ने के लिए पहली कड़ी है कि अच्छे लोग जुड़ें एक साथ, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दूसरा, हम लोग एक परियोजना पर काम करें, मेंटर योर स्कूल। इसमें है कि जितने भी स्कूल हैं बिहार में, उसके लिए ऑनलाइन एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाएं, अपने स्कूल का नाम पे क्लिक करें, आप किस प्रकार से स्कूल की मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, या आप कुछ पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, या स्कूल की किसी नीति में आप जुड़ना चाहते हैं, बताएं। ऐसे लोगों को जोड़कर हम लोग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ना चाहेंगे। और जो लोग निकल चुके हैं, जैसे जो लोग बिहार से निकल चुके हैं, अधिकांश लोग अच्छे लोग निकल चुके हैं, वो लोग किस प्रकार योगदान दें, उसके लिए नेटवर्क चाहते हैं। तो हम लोग आज के डेट में करीब 12,000 लोग हमारे साथ वॉलंटरी रूप से जुड़े हैं, और संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें ऐसे लोगों को हम लोग स्थापित करके चैप्टर्स बना रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें, और एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको कैसे डेवलप करें। अभी दिल्ली में हम लोग एक बैठक कर रहे हैं, चैप्टर्स हमारे केवल बिहार के नहीं है, बिहार में डिस्ट्रिक्ट के चैप्टर्स में बाहर के लोग भी जुड़े हैं, जो बिहार के बाहर हैं, उनको स्थानीय स्तर पर जोड़ने के लिए स्थानीय चैप्टर्स हैं। जैसे दिल्ली में हम लोग की चैप्टर अच्छी बन गई है, ये भाई हम लोग बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं 25 दिसंबर को, जिसमें कि बिहार में रोजगार कैसे बढ़े, एक एंटरप्राइजिंग टेम्परामेंट कैसे बने यूथ में, उस पर कैसे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हम लोग जो उद्यमी हैं, जिन्होंने स्थापित किया इसी व्यवस्था में, उनके विचार हम सुनना चाह रहे हैं। एक रोड मैप हम लोग बनाना चाह रहे हैं, उस रोड मैप को हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट के यूथ के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे आप कैसे प्रमोट कर सकते हो उस फीलिंग को, जो बिहार को आगे ले जाएगी। संघर्ष नहीं करना है, सहयोग करो, चिंता नहीं करना है, चिंतन करो। इसलिए मिलकर बिहार को प्रेरित करो, निश्चित हम बदलेंगे। बिहार की जब हम परिकल्पना करते हैं इतिहास से प्रेरित होकर, तो कई चैलेंजेस भी हैं, मतलब गिनने को आएंगे तो हाथ पे नहीं गिने जाएंगे।
उन चैलेंजेस को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्हें आप मेंशन करना चाहेंगे जो हमारी राह पर रोड़ा है बहुत बड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है जो छोटी सोच होता है ना, जैसे आप कोई अच्छा काम करने निकला तो उसके टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे। इससे कैसे निपटा जाए, हम लोग स्पेशली अपने वॉलंटियर्स को ट्रेन कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि भाई आप जब नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हो, उसमें आप कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे उस फोकस को बनाए रखें। क्योंकि कई बार होता है आप शुरू तो करते हैं, कुछ दिन अच्छा चला, फिर बाद में आपको लगा यार बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यही कहते नहीं, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो बहुत बड़ी चुनौती है, आसान नहीं है। जो हमारा विजन है, जो प्लान है कि ऐसा करेंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन कोई हम किसी से अपेक्षा नहीं कर रहे, हम तो अपील कर रहे हैं लोगों से, आप ही है, तुम स्वयं, सारी सृष्टि की ऊर्जा तुम्हें समाहित है, आंखों पर से पट्टी हटाओ, मत को अंधेरा है, देखोगे तुम सब कुछ करने में सक्षम हो, बस जग जाओ, जगो और जगाओ, लोगों को प्रेरित करो, करोगे तो समूह बनाओगे, समाधान अपने आप निकलेगा। जो चीजें दिखती नहीं है, जैसे एक बगहा में जब था तो कोई सोच नहीं सकता था कि चीजें बदलेंगी, रोहतास में जब था तो उस समय 15 अगस्त 26 जनवरी काले झंडे लहराए जाते थे, लेकिन 26 जनवरी 2009 के बाद जब लोग जुड़े, आदिवासियों के सहयोग से तिरंगा लहराने लगे उस किले पर, जहां बिल्कुल स्थिति ऐसी थी कोई सुध रहने वाला नहीं था। आज पर्यटक स्थल बन चुका है, लोग जा रहे हैं, रोपवे की भी परिकल्पना हो चुकी है, जिसमें अब देखेंगे, अब कुछ समय के बाद चीजें बदल जाएंगी, ऐसी बदलेंगे कि बिल्कुल लोग जाएंगे। शेरशाह सूरी ने रोहतास फोर्ट से इतने प्रेरित हुए, पहली बार जीते तो भारत के सम्राट बन गए, तो इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने झेलम, आज पाकिस्तान के किनारे, पाकिस्तान में झेलम के किनारे रोहतास फोर्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसी से प्रेरित होकर जो मूल थी उसकी स्थिति ये थी, बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। इस फीलिंग को कि भाई चीजें बदलना संभव है, निराश नहीं होना है, छोटे छोटे सोच से ऊपर उठना, बस यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। सर, एक व्यक्ति की भी अपनी सीमा होती है, जैसे विकास वैभव की भी अपनी एक सीमा है, उनके पेशे की भी एक सीमा है। उस सीमे से बाहर निकल के, उससे वक्त निकालकर, इन तमाम फाइलों से गुजरते हुए इसके लिए वक्त निकालना, कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीजों को? देखिए, मेरा मानना है कि व्यक्ति की अंदर की जो इच्छा है यदि प्रबल हो तो व्यक्ति समय से खुद निकाल लेता है। इसलिए तो मैं अभी आजकल एक्टिव मोड में आके भाषण दे रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ। एक समय ऐसा था जब इन छुट्टियों का उपयोग मैं घूमने में करता था, जाता था दूर दूर स्थानों पर, फोटोग्राफी करता था, लिखता था, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और बड़े बड़े ब्लॉग्स लिखे हैं मैंने, ऐसे साइट्स पे, मतलब 100 पेज के ब्लॉग्स मैंने लिख डाले, इसलिए लिखे क्योंकि लोग उनके बारे में जानते ही नहीं थे। मैं चाहता हूँ यूथ जाने, अब जानोगे नहीं तो आप फिर क्या करोगे? अगर आप जानोगे नहीं कि वैशाली का पतन क्यों हुआ तो आप आज वैसे ही लड़ते रहोगे। लेकिन जो व्यक्ति जान जाएगा वैशाली का पतन क्यों हुआ, तो हर वैशाली का निवासी आज चाहेगा वो कारण नहीं रहे, हम उन कारणों को छोड़कर आगे बढ़े। तो हिस्ट्री जानना जरूरी है, लेकिन हिस्ट्री से हमको लेना क्या है? अगर हिस्ट्री से हम यही लें कि भाई वैसे ही बनेंगे, हम गुणगान करते रहे, बखान करते रहे, तो कहीं नहीं जाएंगे। उन गुणों को सीखें हम, भाषण देने कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन उन गुण को सीख कर उनको अमल करेंगे और उसको जीवन में जीने का प्रयास करेंगे, चीजें बदलेंगी। इन तमाम चीजों के अलावा आप सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं। आजकल हम देखते भी हैं कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। पहले देखा करते थे कि पर्सनल लाइफ वो ज्यादा पब्लिक नहीं करते थे, लेकिन अब कोई झिझक नहीं है, सब पर्सनल लाइफ भी काफी अपडेट करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी अपडेट करते हैं। कोई बाउंड्री है जिसे लगता है कि नहीं ये हमारी सीमा है, इसके आगे नहीं लांघना है, या कभी कोई लांघ गए फिर पछतावा हो कि नहीं ये चीज नहीं डालनी चाहिए थी? क्या सोशल मीडिया को लेकर कोई बाउंड्री है दिमाग में कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं करना है? देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। मेरा तो शुरू से यही रहा है, जब भी करता हूँ तो इट हैज विद मैसेज, मैं लोगों से जोड़ता हूँ, कुछ इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ, तो मैंने तो उसी रूप में किया। चाहे आप किसी भी रूप में देखें, तो मैं खुद इतना इंस्पायर्ड रहता हूँ, इतना इंस्पायर्ड हूँ, पर्सनल लाइफ में ऐसी घुसी है। बेटे का नाम मेरा याज्ञवल्क है, ऐसा नाम सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन याज्ञवल्क नाम मैंने इसलिए रखा कि एक समय ऐसा था जब मिथिला में पूरे भारत के विद्वान जुटे थे, उनके जब विवाद हुआ था उसमें सबसे बड़े विद्वान के रूप में याज्ञवल्क निकले थे। उनके विचार हम पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें जो इंस्पायर कर सकते हैं वैसी चीजें शेयर करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के बारे में यह है कि भाई आप किसी भी चीज का दो प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा प्रयोग करेंगे तो उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आप अच्छा प्रयोग नहीं करेंगे उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेज। निर्णय आपको लेना है, समय भी कितना देना है। यदि आप व्यर्थ चीजों में समय देंगे तो कुछ होगा ही नहीं उससे, क्या उसको किस रूप में यूज करना है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं, जैसे मैथ्स के लेक्चर शेयर होते हैं, फिजिक्स के लेक्चर शेयर होते हैं, कैसे पढ़ना है, इन चीजों पर ध्यान देंगे तो अच्छा करेंगे। लेकिन अब वो ध्यान देंगे अगर बिल्कुल ही फूल जरूल की जो चीजें हैं जिसमें समय व्यर्थ होता है, तो अपना समय उनका नष्ट हो जाएगा। तो किसी भी माध्यम का उपयोग कैसे हो, यदि हम सोच कर करें तो हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की अक्सर चर्चा होती है। पुलिसियाई तंत्र को सोशल मीडिया पर एक्टिव करना बिहार में कितना मुश्किल है? क्योंकि यूपी पुलिस बहुत एक्टिव नजर आती है सोशल मीडिया पर, वहां के डिस्ट्रिक्ट में भी कोई कुछ होता है, वहां किसी को टैग कर दे, तुरंत समस्या का निदान होता है, या फिर कम से कम ये आश्वासन मिल जाता है कि हाँ पुलिस जो है वो एक्टिव है। क्या बिहार में ये
मुश्किल हो रहा है या ये काम चल रहा है इस पर कि बिहार पुलिस को सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव किया जाए ताकि लोग जो हैं वो वहां भी उनसे? देखो, बिहार में जितनी एक्टिव यूपी पुलिस है उतनी शायद अभी नहीं होगी। प्रयास चल रहा है, बिहार पुलिस का भी अपना ट्विटर हैंडल है, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आगे आने वाले समय में सोशल मीडिया इज द फ्यूचर, मतलब उसमें आपको जो भी एजेंसीज है उनको रहना पड़ेगा उस पर। जो भी व्यक्ति है पर्सनल कैपेसिटी यदि आप मुझसे पूछें तो जैसे भागलपुर में डीआईजी भी था, तो आज भी फेसबुक पर जो भी मुझे मैसेज करता है पेज पर जरूर पढ़ता हूँ। तो छोटे छोटे बहुत सारी चीजें उससे ही हल हो गई। बहुत लोगों ने जो प्रॉब्लम में थे उन्होंने भेजा और खुद पढ़ता था, मतलब किसी को मैंने डेलीगेट आज भी नहीं किया हुआ है, खुद ही करता हूँ। तो इस तरह का एक जुड़ाव होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने जब पटना पुलिस में एसएसपी बना था तो हम लोगों ने पटना पुलिस की फेसबुक पेज लॉन्च की थी, उसमें भी लोग शिकायतें भेज रहे थे, उसकी मॉनिटरिंग में खुद कर रहा था। लोग बैठे थे, उनकी ड्यूटी थी, बट डेली शाम में एक रिपोर्ट में देखता था क्या हो रहा है। तो इसके हम लोग उपयोग यदि करेंगे, टेक्नोलॉजी जैसे मैंने क्या कहा, जब चीजें नहीं थी तब तो हम वैसे थे, जब चीजें हैं उसका हमको यूज करना चाहिए, वही विजन है हमारा। विजन अगर स्मार्ट सिटी का विजन देखेंगे, अब विदेशों में आप घूमने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाइए, आप इंग्लैंड चले जाइए, रोड पे पुलिस वाले आपको दिखते नहीं है, लेकिन चोरी नहीं होती क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं और चीजें इतनी आसान है कि आप प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं। बिहार में हम लोग कर रहे हैं, कैमरे जब से आए, पुलिसिंग हैज चेंज्ड अ लॉट, लेकिन उसको इस लेवल तक बढ़ाना है कि चीजें जैसे आज यूरोप में हो रही हैं, कोरिया में हो रही हैं, वैसे हम बिहार में करें। रोक और अब देखेंगे बहुत मुश्किल नहीं है, सोच थोड़ी बदलनी होगी, चीजें जिस तरह से देख रहे हैं उस चीजों को बदलना होगा। सोशल मीडिया तो सर एक बात है जो मैंने कही, कोई और रिफॉर्म पर काम चल रहा हो जो आप साझा करना चाहें? नहीं, जैसे पुलिस में जब पुलिस की आप बात करेंगे तो मेरा बहुत मानना है कि पुलिस ऑफिसर शुड बी वेरी एक्सेसिबल। पब्लिक को वो भय नहीं होना चाहिए कि हम जाके मिलें या नहीं मिले तो मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं जाएगी। तो जैसे व्यक्तिगत समस्याओं के लिए तो भाई ऑफिसर का अपना रहना या जनता दरबार लगाना या जिस प्रकार की जो नॉर्मल जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। बट सामूहिक समस्याएं, कई बार होता है कि भाई आपकी जब तक व्यक्तिगत समस्या हुई तब तो पुलिस के पास गए, लेकिन जिसको नहीं है तो भाई देख रहा है रोड पे ये गुंडागर्दी चल रही है, कहीं पर छेड़खानी चल रही है, कहीं शराब बिक रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, लेकिन वो शिकायत करने में सोचता कहाँ थाने तक जाएंगे। तो मेरे मन में एक संकल्पना जिसको मैंने प्रयोग हमेशा किया, चाहे पटना सीनियर एसपी रहा हूँ, चाहे सिटी एसपी रहा हूँ, चाहे भागलपुर का डीआईजी रहा हूँ, प्रत्येक माह कम से कम एक दिन किसी सार्वजनिक स्थान पर पुलिस की लोक संवाद गोष्ठी होनी चाहिए, जिसमें सामूहिक रूप से लोग आमंत्रित हों, हर वर्ग के लोग आए और मिलकर करें। हम लोग करते थे, हर प्रथम शनिवार को करते थे पूरे भागलपुर रेंज में, मुंगेर रेंज में। उसका पर्पज था कि जो ऐसी समस्याएं जो लेकर व्यक्तिगत रूप में कोई नहीं जाएगा, एक सामूहिक रूप में जब आएगा तो पुलिस भी बाध्य होगी, एक बार सुन तो लेगी, अगले महीने फिर बैठक होगी, यदि समाधान नहीं की तो फिर ट्रांसपेरेंसी अपने आप आती है। दूसरी बात, जैसे हम लोग जो सिस्टम्स को जटिल बनाते हैं, तो मेरा है कि सिस्टम शुड बी सिंप्लीफाइड। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आवेदन लेके आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आवेदन उसको ऑफिस में रख लेते हैं, फिर आवेदन कहीं जाता है, चिट्ठी बन के जाता है, व्यक्ति परेशान रहता है कि मेरा आवेदन गया या नहीं गया, कोई जाकर थाने में पूछता बोलता आपका तो आया ही नहीं। तो सिंप्लीफाई थिंग, सिंपली हम लोग ये करते थे कि जो व्यक्ति आया उसके आवेदन पर हमने लिख दिया डायरेक्शन टू सो एंड सो ऑफिसर इंचार्ज या डीएसपी कि आपको ये करना है, उन्हीं को उनकी आवेदन दे दी और उन्होंने लेके जाओ, टाइम बचा। तो आवेदन जैसे निकले ऑफिसर, एक स्कैंड कॉपी हम लोगों ने ऑफिस में रख ली, मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं उसमें। यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ तो जब जाएगा संतुष्ट फिर दोबारा लौट के आएगा, बताएगा आपने भेजा था, मेरा काम ही नहीं हुआ। इस रूप में मैंने देखा, शुरू से देखता हूँ सिटी एसपी तब भी, जहां भी गए जब इस तरह से काम हुआ तो 70% लोगों का काम अपने आप हल हो जाते हैं। वो थाने में जहां वो पहुंचता है चिट्ठी लेकर जिसमें लिखा होता है, यदि अनुपालन नहीं हुआ तो लौट के आया तो अनुशासनिक कार्रवाई होगी, जीरो टॉलरेंस। एफआईआर नहीं करोगे आप, कार्रवाई नहीं करो तो भाई बहुत प्लेन स्पीक है भाई, अब कोई ऐसा प्यार नहीं है कि हम उसके लिए कुछ करेंगे, ना मुझे आपसे कोई अपेक्षा है ना आपको मुझसे कोई अपेक्षा होनी चाहिए, बस काम करना है। इस विजन को लेकर जब काम करते हैं बहुत क्लियरली ट्रांसपेरेंसी होती है और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और जब रिलीफ मिलता है तो लोग आपको, पुलिस बिकम स्टार्ट बिकम पॉपुलर। तो बगहा में भी हम रहे तो बगहा में इनिशियली पुलिस को लोग गालियां देते थे, उसी अवस्था में गए थे जहाँ की बिल्कुल ऐसी व्यवस्था थी कि विद्रोह हो गया था, पुलिस फायरिंग में लोगों को मरना पड़ा। लेकिन बाद में जब बगहा से आ रहा था पूरे रोड पर लोग लेटे हुए थे कि भाई आपको जाने नहीं देंगे। तो स्थिति ऐसी कैसे परिवर्तित हुई, लोग से जुड़ने से, हमेशा उपलब्ध रहने से। तो इस प्रकार की वी शुड बी मोर एक्सेसिबल, मोर ट्रांसपेरेंट एंड वी शुड बी टोटली कमिटेड टू पब्लिक कॉज। तो इसके लिए जो सिस्टम है उसको हम लोग और डेवलप कर सकते हैं। आपके इंटरव्यू के सिलसिले में जब मैं कुछ रिसर्च कर रही थी तब आपका एक बहुत सालों पुराना एक इंटरव्यू दिखा जिसे शायद आपने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था, साल 2002 का मुझे लगता है। आपने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और फिर वो इंटरव्यू चल रहा था। आपसे सवाल किया गया कि आप इंजीनियर हैं, फिर आपने सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों आपका रुझान आया। आज भी देखने को मिलता है, तमाम IITians टॉप करते हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में। विकास वैभव को क्या अब कभी फील होता है कि सिविल सर्विसेज हो गया, यहाँ भी बाउंड्रीज हैं, मुझे पॉलिटिक्स की तरफ अब रुख करना चाहिए एक वक्त के बाद और वहाँ मैं खुलकर काम कर
कर पाऊंगा, क्योंकि आप हमेशा से समाज के बीच रहना चाहते हैं, बदलने की ये जो भावना है, बाउंड्रीज तो होती हैं, एक पॉलिटिशियन के पास ज्यादा पावर है जैसा हमने पढ़ा है। कभी ऐसी इच्छा होती है कि जब इन तमाम चीजों से निकलूंगा तो फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स में एंटर करूंगा? कभी ऐसा? ये सवाल थोड़ा व्यक्तिगत है, सिंपल मेरे सोच है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की भूमि तुम्हें कुछ और भी दूं। तो मन जो भी माध्यम मिलेगा मिलता रहा है। आज पुलिस में हूँ, आज होम डिपार्टमेंट में हूँ, सैटरडे संडे का समय मिल रहा है समाज को दे रहा हूँ, जो भी समय मिल रहा है कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश तो जारी रहेगी, माध्यम कुछ भी हो इसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं। मैं ये देखता हूँ जो समय है, इस समय हम क्या दे सकते हैं, कल ऐसा होगा, कल ये बनेंगे तो ऐसा करेंगे, ये सोच से मैंने कभी देखा ही नहीं। जब आईआईटी में भी था तो वहाँ के आसपास के बच्चों को पढ़ाने हम लोग जाया करते थे सैटरडे संडे को। समाज को अब जो भी समय है, जिस दायित्व में आप रहे अब दें, इसलिए आज यहाँ हूँ तो यहाँ दे रहा हूँ। आगे क्या होगा, भविष्य जहाँ ले जाएगा वो तो भविष्य के कर्म में है, लेकिन समाज के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और कोशिश करूंगा जब तक हूँ निश्चित सेवा करता रहूँ। हाउ डू यू सी द प्रेजेंट पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री? मतलब आपने जातिवाद की बात की, धर्म के नाम पर हिंसा, तमाम चीजें हैं जो कि हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं। बिहार भी इन सबसे अछूता नहीं है, देश का ही हिस्सा है। अपनी ही सीमा में आप जवाब दीजिएगा, मैं सीमा को लांघने की, हाँ, तो उसे देखकर क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे? टिप्पणी बड़ी स्पष्ट है। हाँ। सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को जोड़े, लोगों को तोड़े नहीं। हम अंग्रेज नहीं है, वी डू नॉट वांट टू डिवाइड एंड रूल, वी वांट टू टेक द स्टेट फॉरवर्ड, वी वांट टू टेक द नेशन फॉरवर्ड। उस प्रकार की सोच जब डेवलप करेंगे चीजें बदलेंगी। लेकिन जब तोड़ने में लग जाएंगे तो शक्ति कहाँ लगेगी? शक्ति तो वही है, ईश्वर ने असीम शक्ति दी है हर व्यक्ति में। शक्ति का जब संग्रह होगा, एक साथ संचालित होगी, सही दिशा में जाएगी, चीजें बदल जाएंगी। तभी तो बिहार कभी प्राचीन काल में ऐसा बना कि पूरे विदेशों से लोग आते थे। उसी रूप में शक्ति का प्रयोग करेंगे तो निश्चित हम सफल होंगे। पॉलिटिक्स भी ऐसी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स भी ऐसी होनी चाहिए, आप मानते हैं? चलिए, तो अब जाते जाते युवाओं पर वापस से आते हैं। युवाओं के लिए विकास वैभव 5 टिप्स बताएं जिससे कि बिहार की वो जो इतिहास को हम वापस से पिरोने की बात कर रहे हैं, उसे प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, वो वापस से हमें देखने को मिलेगा, वो बिहार हमें वापस से देखने को मिलेगा। वो 5 चीजें युवाओं को आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जीवन का एक लक्ष्य तय कर लो, करना क्या है। और लक्ष्य ऐसा तय करो कि ऐसा है कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, उसके बाद क्या करना है, वो तो बनना मार्ग होगा। लक्ष्य तय करो, लक्ष्य के लिए दूसरी बात पूरी झोंक दो, जितनी ऊर्जा है तुम्हारे पास एकाग्रता के साथ झोंको, मेहनत करो। तीसरी बात दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। समय आएगा जब बहुत परेशानी होगी आपको, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना, विचलित नहीं। हमेशा याद रखो कि आई हैव टू बी डिटर्मिन्ड, जिद करो, मतलब परिश्रम करो, उसका जिद रहनी चाहिए, इच्छा हो, समर्पण हो और जिद होनी चाहिए, तभी आप करेंगे। और एक बार जब स्थापित हो गए, पहली बात तो स्थापित होना है। तो कोई व्यक्ति भी तभी प्रेरित कर पाएगा, समाज में कुछ कर पाएगा जब स्वयं स्थापित हो, अपने बल पर हो, अपने पुरुषार्थ के बल पर या जो भी आप कहते हैं मेहनत के बल पर स्थापित हो। लेकिन एक बार स्थापित हो गए तो केवल स्वयं तक मत जियो, कुछ न कुछ समय समाज के लिए अवश्य हो। और जब समाज के लिए कुछ आंशिक योगदान देना शुरू करोगे, तुम देखोगे जो हमारा सामूहिक ध्येय है उसमें हम जब संगठित होंगे, मिलकर कुछ ऐसे लोगों को जोड़ेंगे, अपना समय दीजिए और फिर संगठित हो जाएगी। अच्छे लोगों को जोड़कर संगठित होंगे, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। और जब बहुत 100 लोग खराब हों, लेकिन 5 लोग अगर सही हो जाएं उसमें और मार्गदर्शन के तत्पर हो जाएं, प्रस्तुत हो जाएं, तो बाकी जो 95 लोग हैं उनके मन पर जरूर ही मनोदशा पर फर्क पड़ेगा, परिवर्तन आएगा। इस मिशन के साथ जीवन को आप जिएंगे तो निश्चित आप संतुष्ट होंगे, लक्ष्य स्पष्ट होंगे, आप परिश्रम करेंगे, निश्चय के साथ करेंगे, अपनी शक्ति बढ़ेगी, सामर्थ्य को जानेंगे। एक बार स्थापित हो कुछ समाज के लिए उस रूप में सोचना शुरू करें, संगठित हो जाएंगे अच्छे लोगों के साथ, क्या नहीं बदल सकता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि 5 सूत्र आपको मिल गए, आपको गांठ से बांधना है इन सभी सूत्रों को। और जिस बिहार के अतीत की बात करके हम अपना सीना जो है गर्व से चौड़ा करते हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि वर्तमान की भी वैसी ही चर्चा हो, वैसी ही बातें हो कि जिससे सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होता रहे। कैमरामैन नदीम आलम के साथ प्रेरणा, बिहार तक।